हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेएनवी क्लासेस। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं प्रीवियस पेपर के बारे में सीबीसीटी के, जहां हमने पहले ही कुछ वीडियो अपलोड कर दिए हैं जहां पे हमने 34 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। अब आने वाले इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं 34 के बाद के क्वेश्चन। और हम क्वेश्चन क्यों सॉल्व कर रहे हैं मैंने आपको पहले भी बताया था, क्योंकि हम चाहते हैं कि हम हमारे स्कोर को और अच्छा इंप्रूव कर सकें। बुक से पढ़ के आप स्कोर को इंप्रूव कभी नहीं कर पाएंगे। प्रीवियस पेपर को सॉल्व करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ हम सॉल्व ऐसे नहीं कर रहे हैं कि बस आंसर याद कर रहे हैं, हम यहाँ पे कंसेप्ट को समझेंगे, ऑब्जेक्ट्स में आने वाले जो ऑब्जेक्टिव हैं उनको समझेंगे। वो ऑब्जेक्ट्स अगर आए हैं तो अगली बार वो क्वेश्चन रिपीट कभी नहीं होगा, बट उसी से सिमिलर दूसरा क्वेश्चन ज़रूर रिपीट होगा। इसलिए हम उस क्वेश्चंस के कंसेप्ट को समझेंगे हर एग्ज़ाम के पेपर पे सॉल्व करते समय। तो पिछले हमने वीडियोस में जो हमने सीखा उसमें भी हमने यही बात कवर की थी, और अब नेक्स्ट हम जो पेपर सॉल्व कर रहे हैं उसमें भी यही करेंगे। आने वाली वीडियो हम जनवरी का पेपर भी सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है यहाँ पे जो रह गया था 35 क्वेश्चन, हम 35वां क्वेश्चन करने वाले हैं। वर्तमान में उपयोग किए जाने वाले दो इंटरनेट प्रोटोकॉल संस्करण क्या हैं? तो देखिए, आजकल जो इंटरनेट संस्करण यूज़ किए जा रहे हैं वो हैं IPv4 और IPv6। अब ये प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं? तो पहले भी हमने डिस्कस किया हुआ, प्रोटोकॉल होते हैं सेट ऑफ रूल्स। इंटरनेट पे फाइल्स ट्रांसफ़र अगर हो रही हैं तो ऐसे ही ट्रांसफ़र नहीं हो रहे हैं, इसके लिए पूरे एक रूल्स बनाए गए हैं कि कैसी फाइल किस तरह से ट्रांसफ़र होगी, वीडियोस किस तरह से ट्रांसफ़र होंगी, ऑडियो किस तरह से ट्रांसफ़र होंगी। उन सब प्रोटोकॉल के सेट को ही हम यहाँ पे नाम दिया गया है IPv4 और IPv6। बट आप याद रखें IPv1, 2, 3 भी होते हैं और एक IPv5 भी होता है। बट IPv1, 2, 3 और IPv5 यूज़ में नहीं आता, IPv4, IPv6 यूज़ में आता है। अब क्वेश्चन आता है कि IPv1, IPv2, IPv3 और IPv5 यूज़ में क्यों नहीं आता? तो देखिए, IPv1, 2, 3 यूज़ में क्यों नहीं आती, सिंपल सा आंसर यही है कि IPv1 जो था वो 1 TCP जब आया था, और 1 TCP2 और TCP3 चूँकि उन्हीं का अपडेट था, तो जब TCP2 आया तो TCP1 जो था यानी IPv1 उसकी ज़रूरत ही नहीं थी। TCP मतलब होता है ट्रांसफ़र कंट्रोल प्रोटोकॉल। अब ये है क्या, अगर मैं और डिटेल में जाऊँगा तो काफ़ी ज़्यादा लंबा टाइम हो जाएगा, बट मैं आपको शॉर्ट में समझाने की कोशिश करता हूँ कि जैसे आपके पास एक कंप्यूटर है। पहले के टाइम पे जो कंप्यूटर थे वहाँ पे अगर हम कंप्यूटर पे काम करना होता था प्रोग्रामर को, तो उसे कंप्यूटर के सामने बैठ के ही काम करना होता था जैसे कि हम आज करते हैं। बट जब काम ज़्यादा हो और जब ज़्यादा लोग काम करें तब एक ही मशीन पे वो लोग काम नहीं कर सकते, तब उस मशीन को हमें कहीं और रखना पड़ेगा। और चूँकि कितने सारे यूज़र उस पर काम करने वाले हैं तो वो जो मशीन है वो ज़्यादा हीट भी होगी, गर्म होगी। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, रिमोट कंप्यूटिंग की मदद लेनी पड़ेगी। यानी कि एक ही कंप्यूटर को 5-6 लोग भी चला पाएंगे रिमोट की मदद से, यानी रिमोट कनेक्शन हमें चाहिए। तो उस टाइम पे TCP को इंट्रोड्यूस किया गया NCP की जगह पे। तो कंप्यूटर को AC या ठंडी जगह पर रख दिया गया और उसको कंट्रोल किया गया रिमोट कनेक्शंस की मदद से। लेकिन फिर उसके बाद उनमें प्रॉब्लम्स आई कि जो यूज़र जो है जो इन्फॉर्मेशन सेंड कर रहा है तो सामने वाले को एक्नॉलेजमेंट नहीं आ रहा, मतलब उसे पता नहीं चल पा रहा कि इन्फॉर्मेशन उसे मिली या नहीं मिली। तो उसके लिए फिर एडवांस वर्जन बनाए गए। तो ऐसे करते करते IPv1 आया, वो फिर यूज़ में नहीं हुआ क्योंकि IPv2 आ गया था। इस तरह से IPv3 आया। फिर उसके बाद IPv4 क्यों आया? 4 इसलिए आया, अलग अलग जगहों पे इंटरनेट पहले चलते थे। जैसे कि फ्रांस की बात करें तो वहाँ अपना उनका खुद का एक नेटवर्क था, खुद का एक प्रोटोकॉल्स था। और दूसरी कंट्री से बात करें US में, तो वहाँ उनका खुद का एक प्रोटोकॉल था। अब जब हमें US के अंदर कोई कंप्यूटर में डेटा ट्रांसफ़र करना है वो तो आसानी से हो पा रहा था क्योंकि IPv3 चल रहा था वहाँ पे, बट फ्रांस के नेटवर्क पे नहीं चल रहा था। ऐसे और भी अदर कंट्रीज अपना अपना प्रोटोकॉल यूज़ कर रहे थे। बट अगर हम सारी कंट्री को आपस में जोड़ना चाहें तो पॉसिबल नहीं था। तब ISO ने यहाँ पे IPv4 को इंट्रोड्यूस किया, जहाँ पे सारे नेटवर्क्स को मिला के एक नेटवर्क बना दिया गया और इससे डेटा ट्रांसफ़र करने में काफ़ी ज़्यादा आसानी हुई। इसलिए IPv4 अब पूरे वर्ल्ड वाइड यूज़ किया जाता है। फिर IPv5 इंट्रोड्यूस किया गया, बट IPv5 जो था उसमें एड्रेस की लिमिट थोड़ी कम थी और सिक्योरिटी भी थोड़ी, मतलब इस तरह बोल सकते हैं उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं थी। इसलिए फिर हमने IPv6 डेवलप किया जो कि अभी चल रहा है। तो IPv4 और IPv6 ही अभी चल रहे हैं करेंटली। IPv6 में आप बड़ा एड्रेस भी सेव कर सकते हैं मेमोरी में, और इसकी क्वालिटी और सिक्योरिटी भी बहुत ज़्यादा हाई है। तो शॉर्ट में मैं बताने की कोशिश की, अगर नहीं आया हो तो हम आगे आप डिस्कस कर लेंगे, इसका एक सेपरेट वीडियो भी बना लेंगे क्योंकि ये थोड़ा बड़ा कॉन्सेप्ट है। नेटवर्क में तो आप भी जानते हैं कितना लंबा जाने वाला है। अभी आप याद रखें, दो इंटरनेट प्रोटोकॉल यूज़ किए जाते हैं, IPv4 और IPv6 यूज़ किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम यहाँ पे, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की गति किस में नापी जाती है? तो कैरेक्टर पर सेकंड, CPS इसका शॉर्ट फॉर्म भी है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर जो होते हैं उनकी गति को हमेशा अक्षर प्रति सेकंड, यानी कि एक सेकंड में कितने कैरेक्टर प्रिंट कर रहा है इसमें नापा जाता है। पेज पर प्रिंट नहीं, पंक्ति प्रति प्रिंट नहीं, पैराग्राफ प्रति प्रिंट नहीं होता है इसका आंसर, कैरेक्टर पर सेकंड, ये आप याद रखें। अगले क्वेश्चन की बात कर सकते हैं हम, व्हाट इज़ द की कॉम्बिनेशन ऑफ ओपन फॉन्ट डायलॉग बॉक्स इन MS वर्ड? तो MS वर्ड में अगर आपको फॉन्ट डायलॉग बॉक्स खोलना है
उसकी शॉर्टकट की Ctrl+D है। Ctrl+ F से आप किसी भी चीज़ को फाइंड कर सकते हैं। अपने डॉक्यूमेंट्स में अगर आपको कुछ भी नहीं मिल रहा है तो आप Ctrl+F दबाएंगे, फाइंड का बॉक्स आएगा, वहाँ पे टाइप करिए एंटर, वो ढूंढ के निकाल देगा। Ctrl+D से क्या हुआ, आप डायलॉग बॉक्स खोल पाएंगे फ़ॉन्ट का, जिसमें आप राइटिंग साइज और स्टाइल चेंज कर सकते हैं, जिसे हम फॉर्मेट ऑप्शन से नाम से भी जानते हैं। फॉर्मेट में मिलता है फ़ॉन्ट। Alt+F से ऐसा कुछ भी खास नहीं होता। वैसे बात करें तो Alt+F से आप फाइल मेन्यू में पहुंच जाएंगे, उसके बाद आप जो भी करना चाहें कर सकते हैं। Alt+Ctrl+F से भी ऐसा कुछ खास नहीं है। Alt+Ctrl+F अगर आप दबाते हैं तो ऐसा कुछ खास इसमें स्पेशल होने वाला नहीं है। तो आप याद रखें, Ctrl+D से आप फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स से पहुँचेंगे, Ctrl+F फाइंड के लिए और Alt+F फाइल मेन्यू के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम एक ही पत्र को अलग अलग व्यक्तियों को भेजने में सक्षम बनाता है मेल मर्ज। मेल मर्ज कमांड काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। मेल मर्ज कमांड की मदद से अगर आपने एक लेटर लिखा हुआ है तो आप उसी लेटर को बहुत सारे लोगों तक भेज सकते हैं। ये कैसे पॉसिबल है, तो इसके लिए आपको क्या करना होता है, सबसे पहले एम्प्लॉय की एक लिस्ट बनानी होती है। एम्प्लॉय की लिस्ट इसलिए ताकि आप कंपनी में अगर काम कर रहे हैं और आप अपने एम्प्लॉयज़ को मेल भेजना चाहते हैं, उनको इन्वाइट करना चाहते हैं, अपनी मीटिंग्स में या बर्थडे पार्टी में इन्वाइट करना चाहते हैं, तो आप सबको अलग अलग मेल ना भेज के सबको कॉमन मेल भेजेंगे, लेकिन सबके अलग अलग नाम से। जैसे शादी का कार्ड जो होता है तो हम छपवाते तो एक ही है शादी का कार्ड, बट उसमें हम एड्रेस की जगह खाली छोड़ देते हैं, नाम की जगह खाली छोड़ देते हैं, और जब जिसको कार्ड देना होता है तो हम उसमें नाम और एड्रेस भर के उसको सेंड कर देते हैं। बिल्कुल उसी तरह से हम यहाँ पे एक लेटर की फॉर्मेट बनाते हैं जिसमें हम नाम और एड्रेस का कॉलम खाली छोड़ देते हैं, फिर एक लिस्ट बनाते हैं और उस लिस्ट को इस लेटर के साथ कंबाइन करके मेल कर देते हैं। इसे ही हम मेल मर्ज बोलते हैं। तो एक ही पत्र को अलग अलग व्यक्तियों को भेजने में सक्षम बनाता है मेल मर्ज। टेम्पलेट मैक्रोज। टेम्पलेट क्या होता है, जैसे आप अमेज़ॉन में रिज्यूम बनाने वाले हैं तो आप रिज्यूम जो होता है उसकी एक फॉर्मेट फिक्स है कि इस तरह का एक रिज्यूम होता है कि ऊपर आपका नेम या आपकी रिज्यूम टाइटल आएगा, इस तरफ साइड में फ़ोटो आएगी और बीच में आपकी क्वालिफिकेशंस आएंगी। तो इसका एक टेम्पलेट ऑलरेडी डिफाइन किया गया है MS वर्ड के अंदर, तो आप उन टेम्पलेट्स को डाउनलोड करके उनमें एडिटिंग कर सकते हैं। इससे आपका टाइम बचेगा फॉर्मेटिंग का। ऐसे आपको कोई शेड्यूल बनाना है तो आप शेड्यूल का टेम्पलेट MS ऑफिस में देख सकते हैं। कहाँ मिलता है, जब आप फाइल पे न्यू पेज लेते हैं तभी आपके सामने सेक्शन आता है टेम्पलेट्स का, तो आप यूज़ कर सकते हैं। मैक्रोज क्या होता है, मैक्रोज जब आप अपने कंप्यूटर पर कोई भी काम अगर रिपीट करते हैं, आपका रोज़ का एक ही टास्क है रिपीट करने का, मतलब आपको रोज़ एक ही काम अगर करना है तो आप एक ही काम को रिकॉर्ड करके रख दें। फिर आपको शॉर्टकट की दबानी है, जैसे आपने शॉर्टकट की सेट कर दी F8, तो जब भी आप F8 दबाएंगे वही पर्टिकुलर ऑपरेशंस फिर से रिपीट हो जाएंगे। जैसे आप पर डे आके कुछ लिखते हैं, उसका साइज़ बड़ा करते हैं, उसका कलर चेंज करते हैं, उसका अलाइनमेंट सेंटर करते हैं और सेव कर देते हैं। आपके पास रोज़ डेटा ऐसे ही आता है, आप रोज़ यही चीज़ करते हैं, तो आप इस पर्टिकुलर टास्क को मैक्रोज में रिकॉर्ड कर सकते हैं और उसको एक शॉर्टकट की दे सकते हैं। अगली बार वो टास्क आएगा तो आपको बस F8 दबाना है, वो ऑपरेशन वापस से हो जाएंगे। तो मैक्रोज फोटोशॉप में भी यूज़ होता है और वर्ड एक्सेल में भी। एडिट तो खैर एडिटिंग करना कहलाता है, यानी आप कुछ भी कट कॉपी कर सकते हैं, कुछ खास नहीं है। तो मेल मर्ज आपको याद रखना है, मेल मर्ज की मदद से हम डॉक्यूमेंट्स को मेल कर सकते हैं एक ही बार में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। प्रत्येक फाइल नाम में होता है, प्रत्येक फाइल नाम में एक्सटेंशन होता है। एक्सटेंशन क्या होता है, किसी भी फाइल का फॉर्मेट जो बताता है उसे हम एक्सटेंशन बोलते हैं। जैसे अगर आप एक गाना सुनते हैं तो उस गाने का एक्सटेंशन MP3 होता है, ठीक, ऑडियो एक्सटेंशन। ऐसे आप वीडियो देखते हैं तो उसका एक्सटेंशन MP4 होता है, 3GP होता है। इसी तरह से पिक्चर्स की फॉर्मेट की बात करें तो JPG, PNG, ये जो मैं बोल रहा हूँ ये एक्सटेंशंस हैं जो फाइल की फॉर्मेट को बता रहे हैं। MS वर्ड का जो एक्सटेंशन होता है वो DOC होता है और एक्सेल का XLS होता है और नए वर्जन का XLSX होता है ना। ऐसे DOCX होता है नए वर्जन में, और 2003 का जो वर्जन है उसका DOC अकेला होता है। और ऐसे PPT होता है 2003 का और PPTX होता है नए वर्जन पावर पॉइंट का। ऐसे ही फोटोशॉप का PSD होता है और PDF का PDF ही होता है। तो इस तरह से फाइल फॉर्मेट्स होती हैं। तो जो फाइल फॉर्मेट का एक्सटेंशन होता है वो फाइल उसी में ओपन होती है। अगर DOC एक्सटेंशन है तो वर्ड में ही ओपन होगी। तो एक्सटेंशंस मतलब फाइल का टाइप जो उसके पीछे लिखा होता है डॉट लगाने के बाद। तो फाइल का प्रत्येक पिक्चर नहीं होता, डॉक्यूमेंट नहीं होता, ध्वनि नहीं होता, एक्सटेंशन होता है। तो आप याद रखें, फाइल प्रत्येक फाइल नाम में एक्सटेंशन जरूर होता है जो उसके टाइप को डिफाइन करता है। अगली हम बात करते हैं लो एंड इंकजेट कलर प्रिंटर में कितने कार्टेज होते हैं। तो लो एंड कलर इंकेज प्रिंटर में जो होता है वो 2 कार्टेज होती हैं, ठीक है। ये आपको याद रखना पड़ेगा, इसमें ज़्यादा नहीं समझ सकते। लो एंड इंकेज कलर प्रिंटर में कितने कार्टेज होती हैं, 2 कार्टेज होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं यहाँ पे हम। पिवट तालिका त्वरित रूप से वजन रहित बनाने में उपयोग होती है। पिवट टेबल यूज फॉर क्विकली क्रिएटिंग ए अनवेटेड। इसका मीन्स ये हुआ कि पिवट टेबल तो पहले आपको समझा दूँ। पिवट टेबल होता है कि हम जो डेटा होता है, कॉम्प्लेक्स डेटा जो होता है या बड़ा डेटा जो होता है,
उसको सरल करता है, समराइज़ करता है। पिवट टेबल को आप समरी से याद रख सकते हैं, समराइज से याद रख सकते हैं, संक्षिप्त कर सकता है, संक्षिप्त मतलब छोटा कर सकता है, जिससे हमें काफ़ी ज़्यादा आसानी होती है। अब ये छोटा कैसे करता है, तो उसको टेबल की फॉर्म में काफ़ी सिस्टमेटिक तरीके से जमा देता है। तो क्रॉस सारणी टेबुलेशन इसका सही आंसर है। तो पिवट टेबल त्वरित रूप से वजन रहित बनाने में उपयोग होता है। ये टेबुलेशन का मतलब होता है टेबल की फॉर्म में क्रॉस सारणी बना देता है, यानी इधर नाम होगा तो उधर उसके सामने उसकी टोटल अमाउंट ऐड होके आ रही होगी जो भी हमने यूज़ किया होगा। अगर आप पिवट टेबल नहीं पता तो आप मेरे चैनल पर देखें, पिवट टेबल के ऊपर एक वीडियो बना है जिसमें आपको समझाया है पिवट टेबल के बारे में, तो आप उसको जरूर देखें। चार्ट तो केवल ग्राफ के लिए होता है, इमेजेस हैं, लॉग्स हैं, तो इसका सही आंसर है पिवट टेबल। और हर सीपीसीटी एग्जाम पिवट टेबल से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, इसलिए आप इसको अच्छे से करें। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। संपीड़न यानी कंप्रेशन विधि में फाइल को वापस पुनर्प्राप्त करने के रूप में जाना जाता है डीकम्प्रेशन। कंप्रेशन क्या होता है, आपके पास एक फ़ाइल है, मान लीजिए आपके पास 20 फाइल है और 20 फाइल का साइज़ मान लीजिए 10 MB है। अब उन 20 फाइल के 10 MB साइज़ को अगर आपको मेल करना है तो आप उन 10 MB फाइल को पहले मेल पे अपलोड करेंगे और फिर सेंड करेंगे। सामने वाला पर्सन उस 10 MB फाइल को डाउनलोड करेगा और यूज़ करेगा। बट इसमें प्रॉब्लम ये है कि 10 MB की फ़ाइल अपलोड होने में थोड़ा टाइम लेगी और उधर डाउनलोडिंग में भी थोड़ा टाइम लेगी, और सिक्योरिटी के हिसाब से भी ये सही नहीं है, क्योंकि वो 10 MB की फ़ाइल अपलोड होते समय शायद एरर आ सकता है, या शायद वो वायरस में कन्वर्ट हो सकती है या करप्ट हो सकती है, तो सामने वाले को शायद गलत फाइल मिले। इससे बचने के लिए हम क्या करेंगे, इन 10 फाइलों को पहले कंप्रेस करेंगे। कंप्रेस का मतलब होता है इन फाइलों को अच्छे से, एक तरह से अगर सरल शब्दों में समझाऊँ तो हम पैक कर देंगे। पैक करने से क्या फ़ायदा होगा, जो 10 MB की फ़ाइल है उसका साइज़ रिड्यूस हो जाएगा, कम हो जाएगा, लगभग ये पहुंच जाएगा जितना आप सॉफ्टवेयर यूज़ करते हो उसके ऊपर होता है, फाइलों के टाइप के ऊपर होता है, फिक्स नहीं है, लेकिन फिर भी हम ले लें तो 10 MB आपकी बन जाएगी, 7 MB, 8 MB या शायद 5 MB भी आपकी बन जाए। तो आपकी जो 10 MB फाइल है वो 5 MB में कंप्रेस होके फिर आप उसको जब अपलोड करेंगे तो अपलोड जल्दी होगी, क्योंकि 5 MB की फ़ाइल है। सामने वाले को जब वो फाइल मिलेगी तो 5 MB में वो डाउनलोड करेगा, बट वो उसे ओपन नहीं कर सकता, उसे वापस से डीकम्प्रेस करना पड़ेगा, यानी कि फिर से उसे एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। एक्सट्रैक्ट करने के लिए सॉफ्टवेयर अवेलेबल है, विंडोज़ के साथ भी आता है WinZip, इसके अलावा WinRAR एक सॉफ्टवेयर है, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं कंप्रेशन के लिए। तो फिर जैसे ही वो कंप्रेस करेगा वो 5 MB की फ़ाइल वापस से 10 MB हो जाएगी और डेटा करप्ट भी नहीं होगा, क्योंकि हमने पूरा पैक करके डेटा को भेजा है। तो बड़े डेटा को हम कंप्रेस करके छोटा करके फिर सेंड करेंगे और वापस उसे अनपैक कर लेंगे। तो पैक करना कंप्रेशन, अनपैक करना डीकम्प्रेशन। अनजिप जिप भी इसे बोला जाता है, जिप करना अनजिप करना। तो ये आपको याद रहेगा, पुनर्प्राप्त करने में डीकम्प्रेशन किया जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम। रीनेमिंग अ फाइल से आप क्या समझते हैं, तो नॉर्मल है रीनेम मतलब नेम बदलना, तो पुरानी फाइल का नया नाम देना, मतलब आपने ऑलरेडी फाइल बनाई हुई है उसका नाम बदलना चाहते हैं तो राइट क्लिक करेंगे रीनेम। या शॉर्टकट की बात करें तो बस फाइल पे क्लिक करके F2 प्रेस करना है तो आप उसका नाम बदल सकते हैं। तो एक फ़ाइल को नया नाम देना ये भी बिल्कुल सही है, बट पुरानी फाइल को नया नाम देना ज़्यादा सही है। क्यों, क्योंकि हम एक बनी हुई फाइल को ही तो नाम बदल रहे हैं, इसलिए तो उसे रीनेम करना बोल रहे हैं। नई फाइल का नाम देना वो रीनेम करना नहीं है। जब आप नई फाइल क्रिएट कर रहे हैं तो नाम तो देना ही होगा, वो रीनेम नहीं कर रहा है, आप नेम दे रहे हैं। रीनेम का मतलब फिर से नाम देना, फिर से नाम किसको देंगे, पुरानी फाइल को। डिलीट करना तो है ही नहीं, अब प्रविष्ट करना मतलब एंट्री करना, तो फाइल में कोई एंट्री तो हम कर ही नहीं रहे। नेक्स्ट है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी सबसे अधिक वोलेटाइल, वोलेटाइल का मतलब होता है परिवर्तनशील होती है, एक होता है नॉन वोलेटाइल और एक होता है वोलेटाइल। तो डी रैम जो होती है वो परिवर्तनशील होती है, डायनेमिक रैम हम इसको बोलते हैं, और स्टैटिक रैम होती है एस रैम जो परिवर्तित नहीं होती है। तो स्टैटिक रैम्स होती है एस रैम और डायनेमिक होती है डी रैम। और CMOS रैम जो तो कुछ समय के लिए डेटा को सेव करके रखती है अपने पास ही, और इसमें सारी डिफ़ॉल्ट सेटिंग सेव रहती हैं। और EEPROM जो होती है वो इरेजेबल, इलेक्ट्रॉनिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, यानी रोम का ही टाइप्स होते हैं। रोम के टाइप्स में एक EEPROM भी आता है, रोम के टाइप्स में एक PROM, EPROM और EEPROM भी आता है। इलेक्ट्रॉनिक तरीके से हम रोम को इरेज भी कर सकते हैं और उसको प्रोग्राम लिख सकते हैं। तो इस तरह की रोम को हम EEPROM थोड़ी महंगे होते हैं, बट हम प्रोग्राम अगर राइट करना चाहते हैं तो हम इरेज करके राइट कर सकते हैं। और SRAM DRAM इस तरह से ये बताए गए हैं वोलेटाइल मेमोरी के अंदर। तो याद रखें डायनेमिक जो बदल जाए वो परिवर्तनशील को हम डायनेमिक यानी कि DRAM बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, व्हाट इज़ द न्यूमेरिकल अपर्चर NA इन ब्लू रेडिस। ब्लू रेडिस में न्यूमेरिकल अपर्चर NA कितना होता है, ये तो बिल्कुल याद रखना पड़ेगा आपको, 0.85 होता है। इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते, थोड़ा अलग तरह का क्वेश्चन है। ब्लू रेडिस के न्यूमेरिकल अपर्चर में NA कितना होता है, तो आप याद रखें बस 0.85 होता है।
इस तरह क्वेश्चन आपको बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करेंगे, बट इनको आप कुछ नहीं कर सकते। 0.85 भी आपको याद रखना पड़ेगा। इससे रिलेटेड कोई और क्वेश्चन भी आ सकता है। 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटरफेस ऑफ स्मार्ट कार्ड। यहाँ पे स्मार्ट कार्ड के बारे में बोला जा रहा है कि प्रयुक्त और अप्रयुक्त, सरल, जटिल, डेटा प्रकार, संपर्क, संपर्क रहित। यानी कि डेटा स्मार्ट कार्ड की बात हो रही है, यहाँ पे कार्ड की बात नहीं हो रही, पहली चीज़ याद रखें। तो स्मार्ट कार्ड ऐसा कार्ड होता है जिससे हम संपर्क और संपर्क रहित दोनों तरह के प्रकार के इंटरफेस होते हैं इसमें। यानी कि आप इसको इंटरफेस का मतलब जो उसका जिसको आप देख रहे हैं इंटरफेस, जिसको आप यूज़ कर रहे हैं, उसका जो सरफेस है उसे हम इंटरफेस बोल रहे हैं। तो ये संपर्क और संपर्क रहित दोनों अलग अलग प्रकार के इंटरफेस हैं। जबकि प्रयुक्त अप्रयुक्त मतलब होता है यूज़ किया हुआ या अनयूज़ किया हुआ, सिंपल या कॉम्प्लेक्स, डेटा टाइप, ऐसा कुछ नहीं होता है। इसका सिंपल आंसर संपर्क और संपर्क रहित ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम यहाँ पे। सही विकल्प द्वारा स्थान की पूर्ति करें। रिजेक्टिव टच स्क्रीन में 2 परतें होती हैं जिनमें से प्रभावित हो रही होती हैं विद्युत धारा, इलेक्ट्रॉनिक करंट। तो रेजिस्टिव टच स्क्रीन में 2 परतें होती हैं जिनमें से विद्युत धारा जो है वो प्रभावित हो रही होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं हम यहाँ पे। ए निबल कैन बी कन्वेंशनली रिप्रेजेंटेड एज द डिजिट्स। एक निबल डिजिटल द्वारा सुविधाजनक ढंग से दर्शाया जाता है हेक्साडेसिमल को, डेसिमल, बाइनरी और ऑक्टेव। तो एक निबल एक हेक्साडेसिमल डिजिट द्वारा सुविधाजनक ढंग से दर्शाया जा सकता है। देखो, दर्शा तो हम डेसिमल और बाइनरी से भी सकते हैं, बट हेक्साडेसिमल जो होता है नंबर फॉर्मेट में सबसे बड़ा नंबर होता है, और एक निबल जो होता है वो 2 बिट के, एक निबल जो होता है वो 4 बिट के बराबर होता है, और एक बिट जो होता है वो 2 डिजिट के बराबर होता है, 0 और 1। तो एक बिट में 0 बनाएंगे, 2 बिट में 4 0 बनाएंगे। ओके, तो जब 4 बिट की बात होगी तो 8 0 बनाएंगे, और एक निबल की बात होगी तो 4 बिट की बात हो रही है। तो इतने बड़े नंबर को दर्शाने के लिए अगर हम डेसिमल बाइनरी का यूज़ करेंगे तो नंबर काफ़ी बड़ा दिखाई देगा। तो हम उस फॉर्मेट को छोटा करने के लिए हेक्साडेसिमल में दर्शाएंगे, क्योंकि ये नंबर फॉर्मेट में सबसे बड़ा नंबर है, तो यहाँ पे नंबर छोटे दिखाई देते हैं। तो इसका यूज़ करेंगे हम हेक्साडेसिमल्स में। ऑक्टेल, बाइनरी सबसे छोटा नंबर सिस्टम है, उसके बाद ऑक्टेल नंबर सिस्टम आता है, फिर डेसिमल, और सबसे ऊपर है हेक्साडेसिमल। इसमें 16 डिजिट्स होते हैं, 0 to 9 और A to F तक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। FTP फुल फॉर्म, तो वो तो सिंपल ही है, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, याद रखना है। फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल इसका फुल फॉर्म होता है। जो फाइलों को ट्रांसफ़र करने के लिए नियम बनाए गए हैं उन्हें हम प्रोटोकॉल्स बोलते हैं। नेक्स्ट है ग्राफिक्स कार्ड एक कंप्यूटर होता है। तो ग्राफिक्स कार्ड एक कंप्यूटर हार्डवेयर होता है, सॉफ्टवेयर तो नहीं होता। ग्राफिक्स कार्ड आप कंप्यूटर के मदरबोर्ड में इनबिल्ट करते हैं, जिसकी वजह से कंप्यूटर में जो परफॉर्मेंस है वो इंक्रीज़ होती है, यानी वीडियो क्वालिटी, गेमिंग क्वालिटी से आपकी इंप्रूव हो जाते हैं। कंप्यूटर काफ़ी अच्छी तरह से काम करता है। तो डेटाबेस नहीं है, सर्वर नहीं है, हार्डवेयर है। किसी साउंड कार्ड कनेक्शन में साउंड इन या लाइन इन के लिए किस रंग का उपयोग किया जाता है? तो किसी साउंड कार्ड कनेक्शन में साउंड इन और लाइन के लिए नीले रंग का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम यहाँ पे। वीडियो में डाउनलोड हो रहा है वीडियो क्लाइंट द्वारा देखा जा सकता है स्ट्रीमिंग। वीडियो स्ट्रीमिंग में डाउनलोड हो रहा वीडियो क्लाइंट द्वारा देखा जा सकता है। तो स्केलिंग, गैदरिंग, डाउनलोडिंग नहीं है इसका आंसर, वीडियो स्ट्रीमिंग में आप देखते हैं, ये आपको पता है। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे जनवरी का जो पेपर है उसकी। आपको इसमें कुछ भी दिक्कत लगे कमेंट्स से ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।